हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके डेली बेसिस पर जो आपके इश्यूज होते हैं, करंट इश्यूज, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो सबसे पहला टॉपिक, और एक चीज़ बताना चाहते हैं सबसे पहले, सुन लीजिए कि यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर होगा, यूपीएससी के रेलेवेंट होगा। बिल्कुल भी ऐसे भी आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे जो कि इरेलीवेंट आर्टिकल हो, जो कि यूपीएससी में पूछे जाते नहीं है, जैसे पॉलिटिक्स वाले इशू हो गए, ठीक है। जो पार्टी जो होते हैं, पार्टी के नेम वगैरह, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपको बिल्कुल वही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, बस पलट गए या किसी किसी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ टोन कस दिया गया, ये चीजें यहाँ पर डिस्कस नहीं होगी और वो चीज आपको यहाँ पर पढ़ाई भी नहीं जाएगी, है ना। तो आपको भी अपने तरीके से थोड़ा एनालाइज करना है कि चीजें हमें किस लेवल तक हमें देखनी है। बहुत सारे लोग नीचे नीचे पढ़ते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे खबर साइड में चुटकुले पढ़ लेते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। यहाँ हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले बिल्कुल आपके यूपीएससी के बेसिस पर होगा, यूपीएससी के पैटर्न पर ये आपका आधारित होगा। स्टार्ट करें, चलिए। मेरे पास यहाँ पर आज 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक यानी कि 5 हमारे पास इश्यूज है ना। तो पांचों इश्यूज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज कि आपको मेरे क्लास में नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटेन नोट्स बनाने हैं, आपको ये मिल जाएंगे, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर जो अभी इस क्लास में जो साथ साथ में जो नोट्स बनाएंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हैं कि आप रिवीजन इसमें अच्छे से कर सकते हैं। अपने हाथ का बनाया हुआ जला हुआ रोटी भी अच्छा लगता है, तो अपने हाथ का बना हुआ एक नोट्स क्यों नहीं अच्छा लगेगा, जो कि वो जला हुआ है भी नहीं है, जो कि आप बिल्कुल आप वीडियोस को देख के आप लिखे हुए समझ के लिखे हुए। जली हुई रोटी से अच्छी है ना। तो ये आप मान चलिए कि अपने हाथ की जो राइटिंग होती है, नोट्स होते हैं, वो अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है जो आज के डेट में, ये हमारा एवरीथिंग ऐप और सुपर ऐप के बारे में। हमारा जो आर्टिकल है वो सुपर ऐप के बारे में है ना, सुपर ऐप के बारे में, है ना, सुपर ऐप के बारे में। एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि सुपर ऐप के बारे में, ठीक है, ये आपका आर्टिकल है। सुपर ऐप ये है क्या? सुपर ऐप यानी कि एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन की यहाँ बात करें तो एप्लीकेशन की हम यहाँ जब बात कर रहे हैं, जो आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन की यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन के बारे में सुपर एप्लीकेशन बोला गया। ये करंट में क्यों है? इसलिए करंट में क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है कि इलोन मस्क ने, आप मालूम है, ट्विटर को तो खरीद चुका है। जब ट्विटर उसके पास में है, उन्होंने ये अनाउंस किया कि ट्विटर को आगे आने वाले टाइम में इसे हम इस तरीके से एक ऐप की तरह बनाएंगे, जिसमें वो सारा चीज फैसिलिटी होगा जो एक सुपर ऐप में होता है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर सुपर ऐप क्या होता है, ये जल्दी बताइए, ठीक है। सुपर ऐप बेसिकली क्या होता है कि सुपर ऐप में वो सारे फैसिलिटीज, वो सारे फंक्शन जो होते हैं, जो आप हर तरीके से, मान चलिए कि आपको अगर ग्रोसरी खरीदनी है, ठीक है, कुछ खाने पीने आइटम, आप चले जाएंगे ब्लिंकिट से, बिग बास्केट चले जाएंगे। आपको फोन पे में कुछ पेमेंट करना है तो फोन पे चले जाएंगे ना। वैसे इंडिया में सुपर एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है, कहाँ बताएंगे, पहले हम एप्लीकेशन समझाते हैं सुपर ऐप बेसिकली होता क्या। वैसा ऐप जिसमें आप हर तरह की फैसिलिटी है, आप फ्लाइट बुक करना चाहते हैं फ्लाइट बुक कर लीजिए, ट्रेन बुक करना चाहते हैं ट्रेन बुक कर लीजिए, बस बुक करना है बस बुक कर लीजिए, ग्रोसरी कुछ मंगवाना चाहते हैं, कुछ कुछ आप बोल सकते हैं कि ग्रोसरी का आइटम्स, चावल हो गए, मतलब सब्जी हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये मंगा सकते हैं। क्लॉथ्स जो कपड़े होते हैं उसके लिए रिगार्डिंग आप बोल सकते हैं, ऐसी भी चीजें हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक वो एप्लीकेशन जिसमें सारी फैसिलिटी हो, आप उसमें ट्रेन बुक कीजिए, आप उसमें फ्लाइट बुक कीजिए, ग्रोसरी आइटम बुक कीजिए, क्लोथ बुक कीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन, आप लोग मोबाइल खरीदना मोबाइल खरीदिए, लैपटॉप खरीदना है वो खरीदिए, आपको कोई व्हीकल्स खरीदना है, मोटर व्हीकल्स आप ये बोल सकते हैं, बाइक खरीदना है, कार खरीदना वो खरीदिए। एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपके पास में हो, आप पेमेंट भी कर सकते हो किसी को, है ना, आप कुछ खरीद भी सकते हैं। आप जो स्विगी के जरिए आप कुछ मंगवाते हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह, वो भी आप कर सकते हैं। हर चीज का फैसिलिटी एक एप्लीकेशन में हो, तो उसे हम कहेंगे सुपर ऐप। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इलोन मस्क ने, ठीक है, जो यहाँ लिखेंगे ना, बस आपको वही चीज लिखना है, और जो समझाएंगे बस वो समझना है। आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। जिसके नोट्स कंसाइज होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, उसी के रिवीजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये आप रिवाइज कर सकते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। तो इलोन मस्क ने अभी फिलहाल ये अनाउंस किया है। और सवाल ये उठता है कि क्या मतलब इंडिया में इसे सुपर एप्लीकेशन है? यस, इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में सुपर एप्लीकेशन है। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से
इंडिया में सुपर एप्लीकेशन तो है। वो कैसे? देखिए, इंडिया की बात करें या हम भारत की बात करें ना, भारत की बात करें तो भारत में आपके पास, आपको मालूम है, पेटीएम है। पेटीएम है, और पेटीएम के जरिए आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं। पेटीएम के जरिए आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। गैस कनेक्शन की हम जो बात करते हैं, ठीक है, या फिर और जो अदर फैसिलिटी, मेट्रो रिचार्ज करनी है, मोबाइल रिचार्ज करनी है, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये क्या चीज है? ये बेसिकली पेटीएम का ये सारे जो एंटिटी है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन है, इसे टाइप होता है ना। वो टाइप के जरिए वो कहीं ना कहीं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एक ही प्लेटफॉर्म में, जो कि पेटीएम है ना। तो पेटीएम है हमारे पास, फोन पे भी तो है ना। फोन पे के जरिए आप मेट्रो का रिचार्ज कर सकते हैं। रेड बस नाम सुनेंगे, वो रेड बस के बारे में, आप रेड बस को बुक कर सकते हैं, है ना। आप बहुत सारे पेमेंट कर सकते हैं, बिल्स आप इसमें इसके जरिए दे सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज में तो ऐसा है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी है, ग्रोसरी आइटम्स लेकर स्विगी, जोमेटो, मैकडोनल्ड, जो भी है आपको अगर इस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर कर रही है जो एप्लीकेशन, ये आपके लिए कौन सा हो गया? सुपर ऐप। तो इंडिया में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो ये पूरा न्यूज जो है ना, बेसिकली शॉर्ट में हम बताना चाहते हैं सुपर एप्लीकेशन के बारे में। आगे आने वाले टाइम में जब मालूम इलोन मस्क अभी मतलब ऐसे आगे पीछे होता रहता है, दुनिया के सबसे अमीर इंसान में आते हैं। तो ये जो आपका एप्लीकेशन है इस सुपर ऐप के बारे में, ठीक है, आई होप कि ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर होगा अपने साइड से, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा आर्टिकल जो है ना हमारा, दूसरा आर्टिकल मोधेरा से। मोधेरा ये आपका एक छोटा एक गांव है गुजरात का। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है ये आपका मेहसेना नाम है, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट है मेहसेना, ठीक है। मेहसेना जो एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है गुजरात का, ठीक है, गुजरात का। यहाँ पर एक मोधेरा गांव है। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि यहाँ पर जो भी सोलर पावर जो विलेज है ये यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, यानी कि जो मोधेरा जो गांव है ना, उसे इंडिया का, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज, यानी कि वो विलेज जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की हम जो बात कर रहे हैं, यानी कि जो ऊर्जा की हम जो बात करते हैं, ये पूरा आपका सोलर पावर से जनरेट किया जा रहा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि आप इस कहीं ना कहीं इससे आप जो ईंधन की जो बात करते हैं, फोसिल फ्यूल की जो बात करते हैं ना, ये आपका कहीं ना कहीं इससे जलाने से कहीं पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, तो ये पॉल्यूशन आपका क्रिएट नहीं होगा, है ना। तो सोलर एनर्जी से कहीं ना कहीं हमारे पास एक ये भी चीज तो है, इस एक अनलिमिटेड है, सन की एनर्जी अनलिमिटेड है, और वो हमारे पास मिल रही है। ये अलग बात है कि इसको यूटिलाइज हम लोग प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते। अब यूटिलाइज करके एक ऐसा विलेज क्रिएट किया गया है जिसे मोधेरा बोला गया, और ये मोधेरा ऐसा विलेज है जहां पर ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे सिस्टम तैयार किए गए जहां पर ये बिजली की जो बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बात कर रहे हैं, वो क्रिएट की जाएगी, जनरेट की जाएगी। और एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि रूफ टॉप के जरिए, ठीक है, रूफ टॉप क्या होता है, यानी कि छतों में, ठीक है, छतों में, छतों में भी लगभग 1300, ठीक है, 1300 से सोलर पैनल, सोलर पैनल की हम जो बात कर रहे हैं, सोलर सोलर पैनल, पैनल ये लगाया गया। अब सोचिए कि अब हर एक छत में लगभग 1300 रूफ टॉप है, एक गांव में 1300, एक तो गांव में 1300 तो मतलब घर होना एक बहुत बड़ी बात है। तो 1300 लगभग ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, सब तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट 1300 रूफ टॉप में ये लगाया गया है। तो अपने घर की जो बिजली की जो खपत है ये यहाँ से पूरी हो जाएगी। और अगर कुछ बाकी रह गया थोड़ा बहुत, है ना, ये आपका जो यहाँ जो मशीन्स और जहाँ पे जो एक सिस्टम जो तैयार किया गया है उसके जरिए हो जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। कहा यह जा रहा है कि इसके जरिए 60 से लेकर 60% प्रतिशत से लेकर आपका 100%, ठीक है, 100% जब तक ये बिजली की बचत करवाएगी। तो ये एक अच्छी बात है ना। इसके बाद यहीं पर यहाँ पे ये जो सिटी है इसके बारे में ये भी बोला जा रहा है कि एक चार्जिंग स्टेशन भी होगा। एक यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन भी है। अगर मान के चलिए कि किसी की घर में रूफ टॉप में अगर सोलर पैनल लगा हुआ है और वो सोलर पैनल जो है वो काम करना बंद कर दिया, बाई चांस खराब हो गया, अब क्या होगा? अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पर आपके और मेरे घरों में, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर अभी चीजें कम की जा रही है। तो उस समय क्या होगा? तो यहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन भी है। अगर चार्ज खत्म हो गया, बाई चांस बारिश हो ज्यादा आ गई या फिर धूप नहीं निकला 2 दिनों तक, जैसे आपको मालूम है कि अभी कुछ ऐसे नॉर्थ के इलाके या फिर कुछ यूपी के ऐसे वेस्टर्न साइड में जहाँ बारिश खतरनाक हो रही है, और भी कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ बारिश हो रही है। तो इस टाइम में आप मालूम धूप निकलती नहीं है, तो उस टाइम में कहीं ना कहीं एक चार्जिंग स्टेशन भी जहाँ आप चार्ज कर सकते हैं। तो एक हर तरीके से ऐसा नहीं कि आपने सोलर पैनल लगा दिया बाकी सारा काम खत्म हो गया। आप ये भी आप ध्यान रखें कि सोलर पैनल आपने लगाने के बाद में
अगर 2 दिन तक अगर सनलाइट नहीं रहती, सूर्य की प्रकाश नहीं रहता है, तो उस टाइम में आप क्या करेंगे? तो ऐसी भी फैसिलिटी आपको पहले से बना के रखनी चाहिए। तो ऐसी इसका भी इंतजाम किया गया है बेसिकली इसके लिए, ठीक है? तो एक चार्जिंग स्टेशन होगा। अब एक मेरे दिमाग में ना एक सवाल आ रहा है कि मोढेरा के बारे में आपने कहीं न कहीं इतिहास में, हिस्ट्री में आपने सुना होगा कि मोढेरा का लिंक कहाँ से है? मोढेरा बेसिकली वही जगह है जहाँ पर सन टेम्पल है, ठीक है? आपको शायद मालूम होगा मोढेरा वही जगह है जहाँ पर सन टेम्पल है। सन टेम्पल है। और सन टेम्पल के बारे में आपको कहीं न कहीं मालूम होगा, ये वही सन टेम्पल है जो कि आप जिसके बारे में आप जानते होंगे कि जो पुष्पावती जो रिवर है, पुष्पावती जो पुष्पावती जो रिवर है, इनके पास में, ठीक है? पुष्पावती जो नदी है यहाँ पर है। एक सवाल ये भी आता है कि ये जो सन टेम्पल है बेसिकली जो मोढेरा गाँव में है, ठीक है? ये आपका कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये बेसिकली आपका गुजरात में, और गुजरात में है। ये किस टाइम में इसे बनाया गया था? तो बेसिकली ये जो बनाया गया था 1026 और 27 सी शताब्दी के टाइम में। यानी कि ये सन टेम्पल जो है ना, ये 1026 से लेकर 27 तक में ये जो मोढेरा गाँव है इसे इस्टेब्लिश किया गया, और सन टेम्पल भी कहीं-कहीं इस टाइम में जो निकल के आता है। और ये वही टाइम है अच्छा कौन बनाए थे मालूम है? तो ये भीम फर्स्ट सोलंकी, या फिर बोल सकते हैं कि जो ये चालुक्य डायनेस्टी के बोल सकते हैं रूलर, ठीक है? भीम फर्स्ट चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर थे, उन्होंने बनाया था। तो ये भी कुछ ना कुछ आप हिस्ट्री से फैक्ट आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है? भीम फर्स्ट जो कि सोलंकी डायनेस्टी या फिर चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ये बनवाया था। और ये वही सन टेम्पल है जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स अटैक हुए थे, जो कि आप 2 नाम आपको तो याद भी होगा, ठीक है? वही सन टेम्पल जहाँ पर 2 लोग अटैक किए थे, खासकर महमूद गजनी जो कि एक पहला था, और दूसरी टाइम जो किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये 2 नाम ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आपके हो सकता है प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे स्टेटमेंट बन सकते हैं कि सन टेम्पल में किस टाइम में अटैक हुआ, ठीक है? तो खिलजी के टाइम में एक हुआ, एक महमूद गजनी के टाइम में हुआ। तो ये 2 नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और मेरे ख्याल से ये जो सोलर पावर जो विलेज है, यूपीएससी वो देखती है कि अगर आप किसी करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, वो कहाँ तक जा रही है ना? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो गाँव है इसका लिंक आपका सन टेम्पल से, और सन टेम्पल का जो लिंक है कहीं न कहीं आपका जो पुष्पावती रिवर से है, और इस पुष्पावती रिवर के बारे में आप ये भी जानते होंगे कहीं न कहीं कि ये सन टेम्पल वही सन टेम्पल जो कि सोलंकी डायनेस्टी या फिर चालुक्य डायनेस्टी ने बनाया था 1026 और 27 के आसपास में शताब्दी। और जहाँ पर 2 बार अटैक हो चुके थे, एक अलाउद्दीन खिलजी ने, एक दूसरा अटैक जो कि महमूद गजनी ने किया था, ठीक है? 2 चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा आर्टिकल देख लेते हैं। आप बोलेंगे सर ये फटाफट क्यों चल रहे हैं? कुछ जल्दी है क्या? सोच सकते हैं ना? ये सोच सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यूपीएससी है, यूपीएससी एक ऐसा मैराथन है जहाँ पर आप तेज़ नहीं भागेंगे, तो आपके पीछे और सामने वाला जो दौड़ रहा है ना, वो आपको रौंद के चला जाएगा। यहाँ पे तेज़ भागना पड़ेगा, और इतनी तेज़ कि क्योंकि आपको मालूम है कि 5-6 लाख, 7 लाख कभी-कभी फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, वो अलग बात है फॉर्म भर देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए आप ये मान चलिए कि 1 लाख से ऊपर जो बच्चे हैं ना वो एग्ज़ाम देते हैं। तो उस 1 लाख से आपका कॉम्पिटिशन है, और उस 1 लाख में से भी अगर आप रियल सच में एस्पायरेंट हो यूपीएससी के, तो कहीं न कहीं आपको उस लिस्ट में आना है जहाँ तक वो यूपीएससी जो सिलेक्शन का जो नोटिफ़िकेशन निकालती है। यानी कि जो आपका बोल सकते हैं वैकेंसी होती है ना? तो आपको उस नंबर पे आपको एटलीस्ट आ जाना है। तो इसके लिए आपको आपका जो टक्कर है ना, उस 1000 लोग के बीच में है, जो 1000 लोग दिन-रात और इसके दिमाग में यूपीएससी चल रहा होगा, ठीक है? वो अपना टाइम को सही जगह यूटिलाइज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर हो जाते हो आप भी। नहीं सर, ये आपको मालूम है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में, यानी कि जो आपका उत्तर, ठीक है? उत्तर पूर्वी काउंसिल के बारे में। तो ये जो उत्तर पूर्वी जो काउंसिल है, ये बेसिकली इसके बारे में क्या है? क्यों न्यूज़ में? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि देखिए, ये आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न का जो स्टेट है, जो कि 8 स्टेट आपको मालूम है कि 8 स्टेट यहाँ पर है। सिक्किम की बात करें, ठीक है? सिक्किम हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हो गया। ये 8 स्टेट यहाँ पर, ये जो 8 स्टेट हैं, इस 8 स्टेट के बारे में रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसेंटली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी कि बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी जो ये आपका है, यहाँ पर जो काउंसिल की जो बैठक हुई थी, ये आपका कंप्लीट हो गया। इतना ही है? नहीं, इतना नहीं है। बस ये काउंसिल की बैठक हुई, और ये क्यों होता है? एक सवाल ये भी उठना चाहिए, ये क्यों होता है? बेसिकली यहाँ पे इसलिए होता है कि यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, ये 8 स्टेट में कैसे विकास हो सके, क्या उसमें योजना ला सके, कौन सी योजना भी लाने से अच्छा होगा। आपको मालूम है कि यहाँ पर ऐसे
कुछ स्टेट भी है नागालैंड मणिपुर के आसपास में जहाँ पे इंसर्जेंसी बोल सकते हैं, जहाँ पर एक सेपरेट स्टेट सेपरेट देश की मांग के बारे में आपने कहीं कहीं आपने सुना भी होगा और हाल फिलहाल में आप सुनते भी होंगे। ये वही 8 स्टेट है जहां पर आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे स्टेट जहां पर नागालैंड मणिपुर कुछ ऐसे स्टेट भी है जहां पर आज भी अप्सपा है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस पर ये इसके बारे में जो बात करते हैं, तो ये आपका आज भी है कुछ कुछ जगह पर है। तो ये यानी कि आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर शांति या पीस स्टेबिलिटी यहाँ पर अभी जो होनी चाहिए उस तरीके से नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप हैं। इंसर्जेंट क्या होते हैं? वो ऐसे ग्रुप जो कि एक देश की मांग करते हैं, एक देश एक सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं, ठीक है, ऐसे उसको बोलते हैं। तो ये 8 स्टेट जो है ना, यहाँ पर भी रिसेंटली बैठक हुई आपका नेशनल नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। इस काउंसिल में बेसिकली अच्छा एक सवाल ये उठा है कि ये काउंसिल के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछ सकती है, हाँ पूछ सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली बैठक हुई है और कुछ ज्यादा खास चीज आपको ये नहीं पढ़ना है कि क्या क्या हुआ है, ठीक है, क्या बातें हुई, ठीक, वो चीजें हम भी सुनेंगे, ठीक है, वो चीजें आपको सुननी नहीं है। वो आपको ये ध्यान देना है कि फोकस कहाँ था, थीम क्या था, विकास के बारे में, और कहाँ था योजना को लाने के बारे में, और क्या था कि करंट में वर्तमान में क्या चीज समस्या है उसके बारे में डिस्कस की गई, ठीक है। लेकिन आपके लिए जानने वाली बात ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है, इस काउंसिल के बारे में आपको जानने की नीड है कि ये काउंसिल को बनाया कब गया था और इसके जो चेयरमैन जो अध्यक्ष वो कौन होते हैं, और बाकी जो अदर फैक्ट्स इसके बारे में आपको जानने की नीड होती है। तो आपको बताना चाहते हैं ये जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये 1971 में इसकी जो स्टैब्लिशमेंट ये हो चुकी थी। और ये वही टाइम था जिस टाइम में बोल सकते हैं कि जब इंडिया और जब ये लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश चल रहा था, यानी कि बांग्लादेश यही वो टाइम था, यही ईयर था, साल था, दिसंबर टाइम में जब वो अलग हुआ, ठीक है। तो कहीं कहीं रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि अब ये पिछले साल, अभी तो बहुत टाइम हो गया, अब तो बांग्लादेश इसका शायद 2025 समथिंग कुछ ऐसे साल, मतलब शायद प्लस कुछ होने वाला है, ठीक है, शायद 50, सॉरी, हाफ सेंचुरी। तो ये था। उसके बाद हम आगे बात करेंगे यहाँ पर इसी में कि इसके जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। मान चलिए स्टेट है तो स्टेट के सीएम होते हैं, स्टेट के सीएम के साथ स्टेट के गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो अगर कॉम्पोजिशन की बात करें इसमें कौन कौन से होते हैं, इस बैठक इस काउंसिल में कौन कौन से होते हैं, तो गवर्नर होते हैं, ठीक है, गवर्नर होते हैं, ठीक है, प्लस सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। अब गवर्नर होते हैं, सीएम होते हैं, 8 के, ठीक है, 8 के होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें जो चेयरमैन है, जो अध्यक्षता है, कौन करेगा, तो ये ना शुरुआत में जब बना था ये डिसाइड नहीं था, ठीक है, बस आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ जो भी बन जाता है, मतलब एक रोटेशन बेसिस पे चलता है कि हाँ अब आपकी बारी, अब मेरी बारी, ठीक है। लेकिन 1981 का वो टाइम, जब 1981 में जब इसे थोड़ी, सॉरी, 2018 टाइम, मतलब बोल दिया 2018 और जून, ठीक है, जून का वो टाइम जिस टाइम में इसे थोड़ा बदलाव इसमें किया गया, और बदलाव करने के साथ में यहाँ पर एक चीज और भी अपडेट किया गया कि अब से ये जो काउंसिल होती है, इस काउंसिल को लीड जो करेगा, जो अध्यक्षता जो करेगा, जो चेयरमैन इसका होगा, ये चेयरमैन जो कौन होगा, ये चेयरमैन की अगर हम बात करें तो चेयरमैन इसका ये होम मिनिस्टर होगा, यानी गृह मंत्री होगा, ठीक है, गृह मंत्री होगा, ठीक है। यानी गृह मंत्री क्या होगा, एक्स ऑफिसो चेयरमैन, यानी गृह मंत्री जो भी बनेगा भारत में, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री, वो ऑटोमेटिक, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं एक्स ऑफिसो चेयरमैन। जैसे हम बोलते हैं ना कि मम्मी के जो भैया है, ठीक है, मम्मी के जो भैया है अल्टीमेटली वो मेरे मामा लगेंगे, पापा के जो भाई है, ठीक है, वो अल्टीमेटली मेरे चाचा लगेंगे, यानी कि वो क्या होगा, एक्स ऑफिसो चाचा, है ना, उसी तरीके यहाँ भी है। तो गृह मंत्री यहाँ पर। अब एक सवाल ये भी उठा कि ठीक है, अब कोई तो वाइस चेयरमैन होना चाहिए, चेयरमैन अगर कोई वाइस चेयरमैन होना चाहिए, तो वाइस चेयरमैन के लिए यहाँ पर एक मंत्रालय है, ठीक है, वाइस चेयरमैन के लिए, एक मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, तो आपको मालूम होगा मिनिस्ट्री ऑफ डोनर। ये डोनर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, DONER, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसके जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, MY मतलब मिनिस्ट्री शॉर्ट में लिखे, जिसके जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय में जो होते हैं वही आपके क्या होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं। ये ऐसे कुछ कुछ फैक्ट है जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे नहीं आते हैं। नहीं, स्टेटमेंट वाइज मान चले आपका 3 स्टेटमेंट आपके पास दिया गया, और 3 स्टेटमेंट आपको ये कंफ्यूज किया गया कि 3 स्टेटमेंट में आपको इसमें कुछ स्टेटमेंट कुछ एरर कर दिया कि इसके जो वाइस चेयरमैन होते हैं, ये वाइस चेयरमैन इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट वो होते हैं, या फिर कुछ ये बोल जाए इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है बेसिकली इसमें जो अर्बन जो मंत्रालय होते हैं, अर्बन और हाउसिंग जो मिनिस्ट्री होती है, ये होते हैं। कुछ और डाल दिया कि जो वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट के जो मंत्रालय वो होते हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट डाल के कुछ गलती वहां पर डाल दिया गया। आपको बस वो गलती निकालनी पड़ती है, इसलिए ये चीजें कुछ फैक्चुअल चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होगी, अच्छे से आ रही होगी और बेहतर तरीके से आ रही होगी, ठीक है। चले आगे, आगे चला जाए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ते हैं, और आगे तो ऐसे ही हम बात कर लेते हैं
कि ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा हो गया ना, दूसरा ये तीसरा हो गया, तीसरा हम लोग कर लिए, तीन कर लिए, तीन आर्टिकल हम लोग अभी कर लिए इस छोटे से टाइम में, है ना, अच्छी बात है ना। तो बहुत कम टाइम में, बहुत 50 मिनट्स के आसपास में हम लोग बहुत एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा कॉन्सेप्ट अगर जहाँ पर होगा वहाँ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और डेली बेसिस पे हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग 5-6 कर लेंगे, ये हाँ ये कोशिश रहेगी कि हम लोग कम से कम 5, तो कम से कम 5 आर्टिकल्स डेली करने का हम लोग, मेरा ये टारगेट रहेगा, है ना। और बेहतर तरीके से करेंगे ताकि आपको एक अच्छा एक इंसाइट मिल सके कि हाँ मेरे पास, और नोट्स बनाएंगे। यकीन मानिए कि आप डेली बेसिस 5 ही टॉपिक करते हैं, रेलिवेंट टॉपिक, और ऐसी चीजें पूछी जाती है। हम एक काम आपके सामने ये करेंगे कि जब भी एक वीकली बेसिस पर हम जो क्वेश्चन अभी हम आपको यहाँ दे रहे हैं, इसके वीकली बेसिस पर आपको हम क्वेश्चन भी करवा देंगे। पूरा एक वीक का पूरा जो एमसीक्यू जो होगा ना उसको हम करवा देंगे, ताकि मालूम चले क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस क्वेश्चन के पैटर्न पर। और बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा कि यस हमने जो पढ़ा है बिल्कुल मेरा जो इनपुट है वो आउटपुट में चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में। ये इसी तरह नाम है, या हाँ इसी तरह कुछ नाम है। तो आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, ये बताइए। यानी कि GRAP, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। आपको मालूम है कि ये आप तस्वीर देख के आप कहीं ना कहीं ये आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि सर ये तस्वीर कुछ ये बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं एक धुआं धुआं सा पूरा एक शहर है। और धुआं शहर कब होता है, धुआं शहर तभी होता है जब आपको मालूम है कि जब एक पॉल्यूशन सिचुएशन में, या फिर आप बोल सकते हैं कि जब एक ठंड वाली सिचुएशन हो। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब हम बात करते हैं अभी वो टाइम है जब आप बोल सकते हैं कि ठंड आने वाली है, और दिल्ली का जो जो आबो हवा है, जो बोल सकते हैं आबो हवा, ये आबो हवा ये आपका कुछ बदलने वाला होता है। ठीक है, हर साल कहीं ना कहीं दिल्ली जो होता है ना, कहीं कहीं जो प्रदूषण है उससे जूझती रहती है ठंड के टाइम में बहुत ज्यादा। क्योंकि आपको मालूम है कि पंजाब का वो क्षेत्र जहाँ से जो स्टपर बर्निंग होती है, जो पराली वो जलाई जाती है, और वो पराली के जो धुएं होते हैं, वेस्टर्न जो मेडिटेरियन जो सी है वहां से कुछ वेस्टर्न जो हवाएं आती है, और उसके जरिए कहीं कि इंडिया में, और इंडिया ने बोल सकते हैं कि जो पंजाब की जो हवा है बोल सकते हैं उसको, वो धुएं के साथ में दिल्ली में एंटर करती है खासकर, और कुछ आपके वेस्टर्न यूपी की साइड में। तो ये एक रीजन होता है खासकर दिल्ली में पॉल्यूशन के बढ़ने के का। एक सवाल ये भी हम बताना चाहते हैं, एक चीज आपको कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन का जो लेवल है यह बहुत एक चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली एक वो जगह है जो कि कैपिटल है। ठीक है, और कैपिटल में अगर इतना प्रदूषण होगा, यहाँ की जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास में, और ये यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, दिल्ली में ही वो जगह जहाँ पर सारी मंत्रालय है, दिल्ली वही है जहाँ से एक एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है वो चीजें एक एक मतलब एक प्रॉपर तरीके से उसको एग्जीक्यूट की जाती है। यहाँ पर वही पार्लियामेंट भी है, यहाँ वही जुडिशरी भी है, यहाँ पर वही दिल्ली का हाई कोर्ट भी है, यहाँ दिल्ली के सारे जो विधानसभा जो है वही यहीं पर है। तो क्यों नहीं इसे बचाने के लिए हम लोग स्टेप लेने चाहिए। तो वही काम जो है दिल्ली सरकार जो है ना। और देखिए यहाँ पर दो लोग यहाँ पर सामने आए, एक तो दिल्ली सरकार, और दूसरा जो है ना, दूसरा इसी में उसका नाम है आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन ये प्रिवेंशन अथॉरिटी, ये आपका नाम है। ठीक है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए इस ये जो लाने वाले ना, इससे लाने वाले जो दिल्ली गवर्नमेंट है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट जो कि 2017 में किन के साथ मिलकर, तो यहाँ पर एक चीजें है, एक जो बॉडी है उसका नाम बताना चाहते हैं आपको, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल शॉर्ट में लिख लेंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी। इसको आप पूरा लिखना चाहते हैं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पॉल्यूशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन कंट्रोल एंड कंट्रोल। ठीक है, एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका फुल फॉर्म। अब ये EPPCA और दिल्ली गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर 2017 में ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ये एग्जीक्यूट किए, स्टार्ट किए। अब ये सवाल उठ रहा है कि ये सर ये बताइए कि ठीक है तो बता दिए इसमें क्या होने वाला है। इसमें बेसिकली क्या होने वाला है ये देखिए। इसमें होगा ये कि कहीं न कहीं जो दिल्ली की सरकार है ये आपको एक चीज मालूम है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। अब इसके बेसिस पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस पर ये इसमें ये होता है बेसिकली कि एयर क्वालिटी जो अभी इसके अकॉर्डिंग जो भी पॉल्यूशन का जो लेवल है, जो लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिस्पॉन्स की जाएगी। इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स की जाएगी। कैसे रिस्पॉन्स, मान के चलिए कि AQI की एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए यहाँ पर जो मेजर की जाती है पॉल्यूशन का जो लेवल, वो कुछ इस तरीके से होती है। एक तो आपका होता है कि
मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट पॉल्यूशन अगर बहुत कम हो तो बोलेंगे मॉडरेट पुअर, ठीक है, दिल्ली की बात कर रहे हैं, या फिर पुअर बोल सकते हैं, पुअर, ठीक है, मॉडरेट पुअर या फिर पुअर, इस कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। या फिर हम एक चीज बोलते हैं इसको वेरी पुअर, या बहुत, एक तो हल्का फुल्का खराब है, ठीक है, एक एक बोलते हैं वेरी पुअर, बहुत खराब है। इससे भी बुरी हालत तब होती है जब पॉल्यूशन का जो स्तर है, जो लेवल हो और बढ़ जाता है, और उस समय क्या होता है बेसिकली, वो आपका जो कंडीशन होता है या तो वो सीवियर होता है, सीवियर, ठीक है, सीवियर होता है, या फिर इसी को हम बोलते हैं सीवियर प्लस, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ गया तो वो हो गया सीवियर प्लस। सीवियर है मतलब खतरनाक, सीवियर प्लस मतलब उससे भी खतरनाक, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन आ गया कि बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन की, अब ये बाहर निकलने से बिल्कुल जो भी जो पब्लिक है उसकी जाने जा रही है, वो सांस लेना मुश्किल हो रहा है, मतलब लोगों की जाने जा रही है, वो एक एक गंभीर एक सिचुएशन एक क्रिएट हो चुका है, यानी कि वो आपका हो गया इमरजेंसी का सिचुएशन। तो इमरजेंसी का सिचुएशन एक आपका लास्ट हो गया, ठीक है, इमरजेंसी का सिचुएशन ये आपका लास्ट हो गया। अब ये खुद सोचिए कि इमरजेंसी के सिचुएशन में यहाँ पर क्या वही स्टेप ली जाएगी जो कि आप ये मॉडरेट पुअर में ली जा रही है? नहीं ना। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप, कुछ कठिन से स्टेप लिए जाएंगे जो कि चीजें इसके लिए इमरजेंसी के लिए कहीं का सुटेबल होगा। वही चीजें अब यहाँ पर इसको लिंक करते हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के जरिए इसे कैटेगराइज किया गया, इसे बांट दिया गया कि ठीक है, अगर आप जो एयर की क्वालिटी है, पॉल्यूशन का जो लेवल है, ये आपका बहुत पुअर है, ठीक है, या पुअर में है, तो अगर इस कैटेगरी में, ऊपर वाले कैटेगरी में, ठीक, पुअर वाले कैटेगरी में, तो यहाँ पर जो एक्शन होगी बिल्कुल एक एक छोटे स्तर पर होगी। जैसे कि आप ये मान चलिए कि मॉडरेट में जो जैसे जो इंडस्ट्री है ना, जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, जो खासकर रियल एस्टेट होता है, जहाँ बिल्डिंग बनती है, ठीक है, तो वो चीजें भी स्टॉप हो जाएगी, है ना। फिर जो फैक्ट्री है वो थोड़ी बंद कर दी जाएगी कुछ, तो जहां से धुएं ज्यादा, जो पॉल्यूशन ज्यादा इमर्ज होता है, तो ये यहाँ पर होगा। अगर सीवियर, वेरी सीवियर में, तो वेरी सीवियर वाले में भी आपको मालूम है कि दिल्ली में एक वो टाइम था जिस टाइम में ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ऑड इवन यानी कि आप दिल्ली में जो भी व्हीकल्स, जो भी गाड़ियां हैं, वो जो गाड़ी के नंबर होते हैं, वो ऑड में है तो ऑड वाले दिन में 3 दिन, और इवन है तो इवन वाले 3 दिन। तो इस तरीके से उसको कैटेगराइज किया गया था, और ये चीजें कहीं कहीं की गई थी। तो सीवियर वाले में जो स्टेप्स लिए जाते हैं, और उस टाइम में सारी चीजें बंद, ऐसा नहीं कुछ सिलेक्टिव चीज, सारी चीजें बंद ऑलमोस्ट, जहां से धुएं पॉल्यूशन फैल सकती है, ये स्टेप यहाँ पर लिया गया। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में ये लेवल वाइज, ठीक है, फेज वाइज, कि हमें पॉल्यूशन का लेवल अभी ये है, हमें ये स्टेप ले लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, अभी देखा ये गया है कि पॉल्यूशन बढ़ सकती है पहले से ही, कहीं ना कहीं हमें मॉडरेट पुअर तक आने तक में, ठीक है, आने तक में हमें चीजें थोड़ी सी अपने कंट्रोल में रख लेनी है। तो ये चीजें अभी, ये अभी एक प्लानिंग, एक प्लान किया गया, ठीक है, बिल्कुल अभी एक एक इसे रिवाइज किया गया, इसे बोल सकते हैं एक रिवाइज, मतलब आप बोल सकते हैं कि इसे थोड़ा सा इसे रिवाइज, मतलब वो रिवीजन नहीं, ठीक है, रिवाइज मतलब ये हुआ कि भी थोड़ा सा एक एनालिसिस किया गया कि अभी ये सिचुएशन क्या है, उसके जरिए हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजें एक्शन में अभी लेंगे चीजें, ठीक है। तो इसे एक रिवाइज किया गया, इसे एक बोल सकते हैं रिवाइज, तो हमें नहीं आ गया दिमाग में, इसे एक रिवाइज किया गया अभी ये करंट में इसलिए है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको जो आर्टिकल है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल में बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल किसके बारे में, तो ये रोसिटा स्टोन के बारे में। ये रोसिटा स्टोन क्या है, रोसिटा स्टोन बेसिकली एक स्टोन है, बोल की एक, ये हम बोल सकते हैं कि 2000 साल पुराना एक स्टोन है जो कि इजिप्ट का है, इजिप्ट का है। तो ये कुछ अभी क्यों करंट में है, करंट में इसलिए क्योंकि ये जो इजिप्ट, ये जो आपका रोसेटा स्टोन है, ये स्टोन अभी आपके, अभी ये आपका यूके के पास में, यानी इंग्लैंड के पास में। अभी ये किसके पास में, अभी ये आपका यूके के पास में। अभी ये सवाल क्या आया, अभी सवाल ये आया कि एक रिपोर्ट यानी कि
एक रियूटर्स रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट नाम है आपका रियूटर्स रिपोर्ट, रियूटर्स रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में यहाँ पर ये बोला गया इस रिपोर्ट में कि यूके को, खासकर इस रिपोर्ट में यूके को ये बोला गया कि यूके अभी तुम्हें एक काम करना है कि ये जो तुम्हारे पास ये जो रोसिटा जो स्टोन है ये वापस इजिप्ट को दे देना, क्योंकि ये इजिप्ट से लिया गया था। आप बोले सर ये पूरी कहानी क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट बता दीजिए, तुम्हें मजा आएगा समझने में। रोसिटा स्टोन बेसिकली ये क्या कहता है ना कि ये एक, जैसे इंडिया में क्या है, जैसे अशोक स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ है, अशोक इंस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, उसी तरीके से ये भी है। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है ना, अभी बात करें इसके बारे में, लेकिन पहले आप ये सुन लीजिए कि ये पूरी जो स्टोन की कहानी है क्या है, क्या यूके के पास चला कैसे गया, और इजिप्ट डिमांड, इजिप्ट जो है ना इस रिपोर्ट के जरिए डिमांड क्यों कर रहा है, और इजिप्ट को देने की बात क्यों आ रही है। नेपोलियंस की याद कीजिए, नेपोलियंस बोनापार्ट, नेपोलियंस जो कि जब यूरोप को पूरा वो जीतता जा रहा था, ठीक है, तो एक टाइम वो आया जब नेपोलियन जीतते जीतते वो इजिप्ट तक पहुंच गया, और इजिप्ट में भी गया, इजिप्ट मार धाड़ काट कदम कटाई पूरा अच्छे से किया। इसके बाद वो फिर ये स्टोन के साथ कुछ और भी चीजें थे, लेकिन उस एक स्टोन भी ये भी था, रोसेटा स्टोन भी था। और ये रोसेटा स्टोन इजिप्ट के लिए जिस तरीके से हमारे पास अशोक का स्तंभ है, ठीक है, हमारे पास जो आर्कोलॉजिकल जो और जो मॉन्यूमेंट जो चीजें हमारे पास में है वो उस तरीके से इनके इनके लिए है, ठीक है, 2000 पुराना है। तो आपको सोचिए, तो इसकी जो वैल्यू है खासकर इजिप्ट के लोगों के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचिए कि कोहिनूर का जो डायमंड है वो यूके के पास में है, तो यूके के पास बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ यूके के पास नहीं, आप सोचिए यूके के पास में तो नेपोलियन हो जीता था, नेपोलियन के पास में था, तो नेपोलियन से यूके कैसे चला गया। बेसिकली हुआ क्या कि नेपोलियन भी जो इसको लूटा, और ये जो बंटवारा जो हुआ ना, जो स्टोन्स उसके पास आए, कुछ स्टोन रखा गया फ्रांस यानी फ्रांस के पास में, और कुछ यूके के पास में, ठीक है, फ्रांस अपने पास कुछ रखा, ठीक है, नेपोलियन पास रख गया, और यूके के पास कुछ दिया गया। जब यूके के पास दिया गया तो ये यूके के पास चला गया ये चीजें, और उसे पता नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस। अब वो तो बंटवारा हुआ था, आप मान के चलिए कि अब जो 500 की 10 नोट हुई, ठीक है, आप एक नोट में उस मान चलिए कि किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख लिया, ठीक है, अब वो 500 नोट गर्लफ्रेंड का नाम उसमें लिखा हुआ, क्योंकि वो अब ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब वो नोट किसकी, जिसके पास में जाएगा, मतलब वो जिसकी जो नाम वो लिखा है, तो उसके पास वो 500 का नहीं, वो 5000 के नोट्स हो गया है ना, वो जो 500 के नोट है, तो ये 5000 नोट्स बन गया। उसी तरीके से इजिप्ट के लोग के लिए ये जो स्टोन था, रोसिटा स्टोन, इसमें ये जब बंटवारा किया तो यूके के पास चला गया, और यूके के पास आज तक है, आज तक है, 2000 साल ये पुराना है। ये टाइम आपको बताना चाहते हैं, ये वो टाइम था जब, और ये बेसिकली पता है ये 1802 यानी कि 1802 जो शताब्दी है, ईस्वी है, इस टाइम से ये 1802 1802 से लेकर अब ये यूके के पास में, यूके के पास में है, ठीक है, पास में है। और ये सोचिए कि अभी कितना 2 साल हो गया है ना, लेकिन ये बंटवारा पहले ही हो गया, मतलब ये चीजें पहले ही हो गई, ये चीजें लूटा पहले गया था, थोड़ा पहले बंटवारा था बाद में हुआ, लेकिन इस टाइम से यूके के पास में, ठीक है। अब ये सवाल ये उठता है कि ये है क्या इसमें, ये ऐसा रोसिटा स्टोन है जो कि 3 पार्ट में डिवाइड, जो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा उसका ऊपर का जो हिस्सा वो टूटा हुआ है, लेकिन ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और इसमें कुछ स्क्रिप्ट लिखे गए, ठीक है, वो स्क्रिप्ट जो है ना बेसिकली ये इजिप्टियन हीरो ग्लैप्स, हीरो ग्लैप्स, HEHIERO हीरो, GLYPS, HIER हीरोग्लिप्स, ठीक है, हीरोग्लिप्स ये क्या है, इजिप्टियन हीरोग्लिप्स के नाम से इसे जानते हैं। बेसिकली ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफी पिक्चर्स के साथ, ठीक है, यहाँ ये छोटे छोटे लिखे हैं ना, ये पिक्चर के फॉर्मेट में है। जैसे मान चले कि अगर हम एक बिंदी बनाते, इमोजी कैसे होता है, इमोजी छोटे छोटे, मतलब साइज तो छोटे होते हैं, एक हंस रहा है, रो रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, ऐसे होता है, उस तरीके से ये भी लिखा हुआ है। आई होप कि आप इसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके से ये स्टोन में है। तो ये बेसिकली इसका जो नाम है ना, ये नाम अपने दिमाग में रखिएगा कि ये जो स्क्रिप्ट है, ये कीवर्ड रखिएगा दिमाग में बस, क्योंकि पता नहीं जो चीजें नीच में होती है यूपीएससी उठा के बस डिटोट देती है कि अब ये क्या चीज है, बस एक आइडिया होना चाहिए, अच्छा ये एक स्क्रिप्ट है बस। तो हीरोग्लिप्स, HIEROGLYPS हीरोग्लिप्स, ये एक आपका स्क्रिप्ट है। ये जो स्क्रिप्ट है बेसिकली आपका इजिप्टियन स्क्रिप्ट है, जो कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, पिक्टो यानी पिक्चर के फॉर्मेट में आपका इजिप्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2000 साल, एक पॉइंट और, 2000 साल ये पुराना है, ठीक है, पुराना क्या है, ये स्टोन है, 200 साल से यूके के पास में, और ये जो स्टोन है ये 2000 साल ये पुराना है। अब खुद सोचिए ये पुराना, कितना पुराना स्टोन है, और इसको नेपोलियन ने इसको 200 साल, लगभग 2 साल पहले इसको छीन लिया है, ठीक है। तो ये होगी पूरी कहानी रोसिटा स्टोन के बारे में। आई होप कि ये चीज आपको समझ में अच्छे से आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करते हैं इसी में एक और एक है छठा आर्टिकल्स। आज बहुत हम लोग फास्ट चल रहे, क्या बहुत कम कम टाइम में हम लोग अच्छे अच्छे आर्टिकल्स कंप्लीट कर रहे हैं।
एक आइडिया होना चाहिए बस। बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप कुछ एक हर एक टॉपिक को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, मतलब देखिए कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है ना, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलता है तो आप देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा पढ़े होगा तो लिख लेते हैं। चाहे मेंस की बात करें चाहे प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में अभी ये सोचते हैं यार कहीं तो उसको सुने हुए हैं यार, ये टॉपिक कहीं नहीं सुने हुए हैं। ये जब आपको लगे ना तो सोचिए कि आपको ज़रूरत ज़्यादा है कि आप एक चीज़ में पीएचडी करने से बजाय कि आप 10 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये कोई कराटे का एक प्रैक्टिस नहीं है कि आप जितना मतलब एक ही चीज़ को पढ़ते जाएँगे तो उतना अच्छा है। ये आपको ठीक है, लेकिन आप एक लिमिटेशन होना चाहिए, एक लिमिटेशन होना चाहिए कि क्यों डेली बेसिस पे करंट अफेयर बहुत आते हैं। आपको पढ़ना क्या है? बस ये अगर आपको आ गया तो आपको पढ़ना क्या है? जितनी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है जिस बेसिस पर, अब हम अभी मेरे पास अभी ये चीज़ें हैं, ठीक है? अब इसको हम पॉलिटिक्स वाला शक्ल दे सकते हैं। अभी बोल सकते हैं कि ये आपका शिवसेना है, एक आपका शिंदे की सरकार है। ये पॉलिटिक्स का शक्ल हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। यहाँ पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं। ये टॉपिक जो है पॉलिटी की है। इलेक्शन कमीशन के बारे में टॉपिक दी गई है। आपको मालूम है कि जो इलेक्शन के सिंबल होते हैं, ये आपका पॉलिटी में पढ़ना भी है। पॉलिटी का पार्ट है। तो पॉलिटी के पार्ट में आपको मालूम ये भी होना चाहिए कि फ्रीजेस जो इलेक्शन कमीशन है, शिवसेना का जो सिंबल है, जो कि ये आपका एरो और बो जिसे बोलते हैं, तीर धनुष जिसे बोलते हैं, ठीक है? एरो एंड बो, ठीक है? बो इसको बोलते हैं, ठीक है? और एरो ये हो गया। अभी क्या हुआ रिसेंटली, आज की बात बता मतलब ये बता रहे हैं, मतलब रिसेंट की बात बता रहे हैं कि अभी ये जजमेंट आ चुका है, इलेक्शन कमीशन ने फाइनली डिसाइड कर लिया है, लेकिन ये बेसिकली फ्रीज किया गया शिवसेना सिंबल को। अभी ये जो है ना, ये डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे थे कि मेरे पास, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द बहुत सारे जो पार्टीज जो एमएलए हैं इनकी सपोर्ट में है और इनकी सरकार अभी भी है, तो इनका ये कहना था कि भाई असली जो शिवसेना जो पार्टी वो हम ही है, क्योंकि हमारी सरकार है और मेरे पास बहुमत वो बहुत ज्यादा है। अब ये चीजें कहीं न कहीं इसे बुरी लगी, और ये बुरा जब इन्हें लगा तो ये दोनों मिलके चले कहाँ पे, इलेक्शन कमीशन के पास में। इलेक्शन कमीशन के पास में ये अथॉरिटी है, ये उनके पास एक राइट है कि ये चीजें जो इलेक्शन सिंबल है वो डिसाइड कर सकते हैं किसके पास होगा या किसके पास नहीं होगा। ये कहाँ से मिलती है? तो ये एक्ट है, एक अधिनियम है, या एक बोल सकते हैं एक सिंबल ऑर्डर 1965 एक्ट है, ठीक है? उसमें सेक्शन 55 है, सिंबल ऑर्डर 1965, ठीक है? इसके जरिए इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन आपका सेक्शन इसमें आपका है सेक्शन 15, ठीक है? सेक्शन 15, इसको थोड़ा साइड कीजिए। सेक्शन 15, ये सेक्शन 15 जो है ये कहता है कि ठीक है, इसके जरिए इलेक्शन कमीशन यानी कि जो आपका जो चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग की को एक पावर देती है, अथॉरिटी देती है कि आप जो है ना इस सेक्शन का यूज करते हुए, सिंबल ऑर्डर 1965 की में इस सेक्शन का यूज करते हुए आप जो सिंबल है किसको देना किसको नहीं देना आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी आप ये सवाल पूछेंगे सर ये तो बताओ कि अपने मन से कोई डिसाइड कर लिया क्या इलेक्शन कमीशन कि उनके पास ये कुछ जजमेंट है कि ये इनके पास होगा? कोई तो आधार होगा ना, कुछ तो आधार होगा, कुछ तो बेसिस होगा। ये कुछ बेसिस है, कुछ क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है? तो ये क्राइटेरिया बेसिकली है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कैसे मतलब डिसाइड होता है, निर्धारित कैसे होता है, निर्धारित। ये आपका निर्धारित करने के लिए बेसिकली यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि ये दिखाया था कि जो डेलीगेट्स हैं, डेलीगेट मतलब क्या हुआ कि मान चलिए कि जो मिनिस्ट्री होते हैं, आपको मालूम है कि स्टेट में भी जो सरकार होती है, राज्य की जो सरकार, उसमें भी कैबिनेट होती है, कैबिनेट उसमें भी होती है। तो हर जगह कैबिनेट होता है क्योंकि उसमें भी कहीं न कहीं गृह मंत्रालय स्टेट के अपने राज्य के होते हैं। तो उसमें जो 2 पार्टी में बँट चुका है। अब जो पार्टी के पास में जो मुख्य जो डेलीगेट्स हैं, ठीक है? जो मुख्य पर्सन जो होते हैं, जो कैबिनेट में जो सँभालते हैं। एमपी ज़्यादा होना ये बड़ी बात नहीं है। इन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ने ये कहा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कि जो डेलीगेट जिसके पास ज़्यादा है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, जो ज़्यादा मतलब जो प्रशासन में ज़्यादा जो मतलब भूमिका अपने निभा रहा है, ठीक है? उसे यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, उसे यहाँ पर चीज़ें ली जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि टेस्ट ऑफ मेजोरिटी की जाएगी, टेस्ट ऑफ मेजोरिटी यहाँ पर की जाएगी, और इस टेस्ट ऑफ मेजोरिटी में सबसे पहला जो फोकस किया जाएगा वो डेलीगेट किसके पास में है, और वो जो डेलीगेट जिसके पास में होगा, चाहे वो डेलीगेट्स यहाँ पर, ये मतलब नहीं कि यहाँ पे एमपी आपके पास में, एमएलए आपके पास, यहाँ पर फोकस किया जाएगा डेलीगेट किसके पास में, डेलीगेट्स किसके पास में, यानी जिसके पास ज्यादा मंत्रालय है, ज्यादा मंत्रालय जिनके पास में, तो उन्हीं के पास में ये चीजें सिंबल जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर यहाँ पे भी बोला गया सेक्शन 15 में कि ठीक है अगर ये डिसाइड नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? अगर डिसाइड नहीं होता है तो यहाँ पे एक और एक रास्ता है। तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर दूसरे जो ऑप्शन है वहां पे जा सकती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है? दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि दूसरे ऑप्शन में ये जा सकती है, ठीक है? अगर आप डेलीगेट्स, अगर आप दोनों में अगर सपोज कि बराबर निकल गया, तो यहाँ पर जो एमपीज एमएलए है, जो एमएलए है, अब एमएलए काउंट होगा उसके बाद, लेकिन पहले डेलीगेट्स डेलीगेट्स फिर भी अगर बराबर निकल जाता है तो आप चले जाइए एमपीज एमएलए में।
जिनके पास ज़्यादा मेंबर से कार्य करता है, ठीक है, ज़्यादा एमएलए है, आप उनके सपोर्ट में जाएँगे, आप उनके फेवर में जाएँगे। और यहाँ पर सेकंड में क्या है कि सेकंड में आप जाएँगे एमएलएज़ में, ठीक है? एमएलएज़ और बाकी जो अदर मेंबर होते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा यहाँ करते हैं, ठीक है? एटीसी करती है। तो सबसे पहले सेक्शन 15 सिंगल ऑर्डर 1965 में ये बोला गया कि सेक्शन 15 में कि ठीक है, अगर आपको इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग जो अगर निर्धारित ये करता है कि कौन किसके पास जो सिंबल है, चुनाव का जो सिंबल है वो होना चाहिए। इसके लिए 2 टेस्ट करने पड़ते हैं। पहला टेस्ट ये है कि टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी में कि डेलीगेट्स किसके पास में है। डेलीगेट्स यानी कि जो मंत्रालय जिसके पास ज़्यादा होगा, एमपीज़ कोई मतलब नहीं, एमएलएज़ कोई मतलब नहीं, उनके पास ही ज़्यादा होगा, उनके पास सिंबल रहेगा, ठीक है। और अगर फिर भी ये बराबर निकल जाता है तो कहीं न कहीं एमएलएज़ अगर है, कहीं जो विधायक है, अगर वो अगर मेजॉरिटी में जिसके पास ज़्यादा है तो उसके पास ये जाएगा, ठीक है। अब अभी ये रिसेंटली हुआ है कि अब ये इनको कहीं न कहीं इन्हें मिल चुका है क्या अपना सिंबल। वो सिंबल क्या है? वो सिंबल ये एक ढाल है, ठीक है। ढाल एक मिल चुका है, ठीक है, जिसको शील्ड बोलते हैं। शील्ड मिल चुका है और ये आपका ये क्या उसको बोलते हैं तलवार, ठीक है। शील्ड और तलवार है ना, तलवार वाला, ठीक है। इसको शॉर्ट बोलते हैं, SWORD शॉर्ट, ठीक है। तो ये एक सिंबल मिल चुका है, ठीक है। ये मतलब रिसेंट की बात है, ठीक है। ये अभी न्यूज़पेपर में आया होगा आज के टाइम में, ठीक है। जब ये डिस्कस कर रहे हो उस दिन, ठीक है, जब देख रहे हो उस दिन नहीं, है ना। तो ये बेसिकल हो गया इसके बारे में, ठीक है। आई होप कि पूरी बातें आपको समझ में आई होगी, अच्छे से आई होगी और बेहतर तरीके से आई होगी, ठीक है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि हम लोग कौन-कौन सा हम लोग पॉइंट यहाँ पे कवर किए। जल्दी से देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्योंकि आपका भी टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कौन-कौन सा हम लोग आर्टिकल डिस्कस किया आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस किए सुपर ऐप के बारे में, जो कि हम ये देखें कि इलोन मस्क ने ट्विटर को एक सुपर ऐप बनाने की एक पहल स्टार्ट की है और ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, बहुत जल्द आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस में आएगी, ठीक है। दूसरी में हम बात की यहाँ पर कि मोढेरा जो आपका एक गाँव है वो गुजरात का, जो कि मेहसेना गुजरात में डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर ये पूरा जो गाँव है ना, ये फर्स्ट इंडिया का सोलर पावर्ड विलेज बन चुका है, जो कि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि एक रिन्यूएबल एनर्जी हम जो बात करते हैं, ठीक है, उसके क्षेत्र में। और यहाँ पे भी बोला जाए कि 60 टू 100% जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसकी बचत होगी। एक बहुत बड़ा एक स्टेप ही है, ठीक है। बिल बचत होना, बिल एक वर्ड सुनने में डर लगता है, ठीक है। फिर ये जो मोतेरा गाँव है ये फेमस इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर सन टेम्पल के कारण ये फेमस है। सन टेम्पल, वही सन टेम्पल जहाँ पर वो ये बोल सकते हैं कि पुष्पावती जो रिवर है इसके पास ही सिचुएटेड है। प्लस ये जो 1026 और 27 के बीच में से एस्टैब्लिश किया गया था। और सेकंड चीज ये कि भीम वन जो कि सोलंकी और चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर थे, उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया भीम वन में। और ये वही सन टेम्पल जहाँ पर 2 अटैक हो चुका था। 2 अटैक में आप ये कह सकते हैं, एक बार मोहम्मद महमूद गजनी और दूसरी बार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। चार्जिंग स्टेशन की फैसिलिटी यहाँ पर 1300 छतों में ये इंस्टॉल किया गया। फिर हम बात की यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में, जो कि आपका 8 स्टेट के बारे में। यहाँ पर ये है कि अभी रिसेंटली ये जो एक काउंसिल है इसकी जो मीटिंग हुई अभी पूरी हुई है, कंप्लीट हुई है। कंप्लीट होने के बाद में अभी आपको कुछ हम ये बताया कि इसमें चेयरमैन कौन होते हैं, 121 जो गृह मंत्रालय जो मंत्रालय होते हैं वो होते हैं। प्लस ये हम बात की कि वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ डोना यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो मिनिस्ट्री वो आपको होते हैं। फिर हम यहाँ बात किए कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में यहाँ बात की कि ये चीज़ें क्या है। और ये चीज़ें हम बात करने के टाइम ये भी हम बात की कि इसे इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है, कभी स्टार्ट हुआ था। 2017 में स्टार्ट हुआ था, ये आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी, इन्होंने ये स्टार्ट किया था और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर। और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए इसमें कौन कौन से लेवल होते हैं, मॉडरेट, पुअर, ठीक है, सीवियर, सीवियर प्लस, इमरजेंसी, इसके अकॉर्डिंग जो अपनी जो प्लान है, जो एक्शन वो लेती है, ग्रेडेड एक्शन प्लान है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इमरजेंसी का ये पॉइंट भी है। रोसिटा स्टोन के बारे में ये देखिए कि अभी रिसेंटली जो रॉयटर्स रिपोर्ट है उसके जरिए ये डिमांड किया गया है कि जो इजिप्ट की जो ये जो स्टोन है उसे वापस देनी चाहिए, यूके के पास में भी है, ठीक है। तो पूरी स्टोरी हम समझे कि नेपोलियन ने इसे वहां से उठा के लाया था, ठीक है। फिर ये बंटवारा हुआ, बंटवारा में ये यूके के पास चला गया और 200 साल तक जो है ना, लगभग 200 साल से ऊपर हो गया ये आपका यूके के पास में है, ठीक है। और ये 2000 साल ही पुराना है ये। फिर हम बात की यहाँ पर शिवसेना के बारे में कि उनकी जो सिंबल वो फ्रीज कर दिया है, अभी ये सिंबल कोई यूज नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अभी हम ये भी बताया कि अब ये सिंबल डिसाइड हो चुका है, अब इसको जो है ना, इसे मिल चुका है ढाल, शील्ड और तलवार का मिल चुका है। तो ये एक अच्छी बात है, आप सुनेंगे कि हाँ इनके पास ये मिल चुका है। और जो ओरिजिनल जो आपका जो ये चुनाव चिन्ह था जो ये इन्हीं के पास रह गया, ठीक है। चलिए, ये तो अभी ये तो जब हम बनाए उसमें देखिए, जब हम अभी आए तो उसमें देखिए ये चीजें बदल चुकी है। फिर मुझे लगा कि थोड़ा यहाँ बोल देते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसके बारे में। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और कुछ चीज़ें हम और बताना चाहते हैं आपको, जैसे कि आपको मालूम है कि जो अभी जितने भी लोग जो अभी एप्लीकेशन जितने भी लोग डाउनलोड नहीं किए हैं, वो सभी लोग प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, आप एग्जामपुर एप्लीकेशन सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप।
आप यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, रजिस्टर कीजिए अपने आप को, और वो सारे फीचर्स जो कि एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर रही है वो आप इसको अवेल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। जैसे कि हम बात करें अनलिमिटेड क्विज के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में बात करें, फ्री प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बात करें, या फिर ऑल इंडिया एक्सक्लूसिव टेस्ट के बारे में बात करें, या फिर आपसे हम बात करें फ्री पीडीएफ्स के बारे में बात करें, या फिर आपसे स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज जो कि यहाँ पे वन डे सारे एग्जाम्स के लिए यहाँ सारे अवेलेबल है, ठीक है। ऑलमोस्ट जॉब अलर्ट के बारे में बात करें तो ये भी आपको चीजें यहाँ फैसिलिटी मिल जाती है, फिर प्लस डेली वीकली करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाती है यहाँ पे, कुछ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लगता है कि हाँ ये चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके डेली बेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके डेली प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको यहाँ मिल जाती है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको फिर भी कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्ट हो रही है चीजें, आपको दिक्कतें हो रही है, डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। ये जो आप ऊपर नंबर कॉलिंग नंबर है यहाँ पर, इसमें कॉल कर सकते हैं। बाई चांस अगर कॉल आपका नहीं लग पाता है तो हमारी जो टीम है आपको इस अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करते हैं दूसरे नंबर पे आप, तो हमारी जो टीम है आपको कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो आई होप कि पूरी जो सेशन आपको समझ में आया होगा, और अच्छी टॉपिक डिस्कस कर लिए, बिल्कुल नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से आपको फायदा ये होता है कि आप इसको शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं, और रिवीजन के साथ में आप कहीं ना कहीं चीजें आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक ये स्टोर होता है, ठीक है, ये इसलिए कहा जाता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कुछ भी अगर ऐसे डाउट होता है तो आप ऑफलाइन जो कमेंट है आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन कमेंट के जरिए कहीं ना कहीं आपको चीज़ें हम रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, हमारी टीम है आपसे कुछ ना कुछ रिप्लाई करती है। और डेली बेसिस पर ये क्लास जो मॉर्निंग को होगी, तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेंगे। ये आपकी ड्यूटीज बनती है, आपकी ड्यूटीज भले ही आपकी ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज के जरिए आर्टिकल 51 ए के जरिए 12 है, लेकिन सॉरी 11 है, लेकिन ये 12वां ड्यूटी आपके लिए है कि आप सेशन को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।